दोस्तों, अपने पिछले पार्ट में देखा कि राजकुमार रात को नगरी का चक्कर लगाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब आगे दोस्तों, राजा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वे तो इस ताक में थे कि जंगल में उन्हें कहीं से कोई आवाज सुनाई दे और वे उस आवाज की ओर जाएं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ समय की प्रतीक्षा करने के बाद राजा को नींद आ जाती है। आधी रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर भी समाप्त होने वाला था। तब यक्षिणी अपना भोजन करके जंगल की ओर वापस लौट रही थी। तब वह देखती है कि जिस वृक्ष पर वह रात्रि को वास करती है, आज उस वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवक विश्राम कर रहा है। अग्नि का प्रकाश राजा के मुख पर पड़ रहा था। उस प्रकाश से उनकी सुंदरता और निखर रही थी और उनका चेहरा बहुत तेज के साथ चमक रहा था। जब मंजूलिका राजा को देखकर अपने होश खो बैठती है और पहली नजर में ही वह राजा पर अपना दिल हार बैठती है। वह राजा के बगल में बैठकर उसे ऐसे निहारती रहती है। जब सुबह होती है तब वह उड़कर वृक्ष पर बैठ जाती है और अपना रूप बदलकर एक मोरनी का रूप धारण कर लेती है। अब मंजूलिका मोरनी का रूप धरकर राजा को निहारने लगती है और उस पर अपनी दृष्टि रखकर उसके क्रियाकलाप को देखने लगती है। दोस्तों, राजा कुछ समय तक उस वन में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें केवल यही पता था कि उस वन के आसपास ही उनके शरीर मिले थे। इसका मतलब यह था कि हत्यारा उसी स्थान पर वास करता था, किंतु राजा को अभी तक उस हत्यारे के विषय में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने फिर से राजमहल जाने की सोची, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और रानी रत्नावली की चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर राजा अपने महल की ओर चल देता है। राजा को जाता देख मंजूलिका कुछ उदास हो जाती है, किंतु उसने राजा को रोकने का प्रयास नहीं किया। उसे मालूम था कि वह एक यक्षिणी है और राजा एक मनुष्य। यदि उस मनुष्य को यह मालूम हो जाता कि वह एक यक्षिणी है तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते थे। यही सब सोचकर वह वृक्ष पर विश्राम करने लगती है और रात होने की प्रतीक्षा करने लगती है। इधर राजा गंधर्वसेन जब सुरक्षित अपने राजमहल पहुंच जाता है तो सभी के मुख पर मुस्कुराहट फैल जाती है। रानी रत्नावली राजा से पूछती है, महाराज, क्या आप उस हत्यारे को खोजने में सफल हो पाए हैं? तब राजा गंधर्वसेन कहता है, नहीं रानी, हत्यारे का कोई भी सुराग मुझे पूरे राज्य में नहीं मिला है। यहां तक कि मैं उसे वन में भी खोजता हूं जहां नर कंकाल मिले थे, परंतु वहां भी मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैं रात भर उस वन में विश्राम करता हूं, किंतु मुझे वहां न कोई आवाज सुनाई देती है और न ही कोई ऐसी हलचल देखने को मिलती है। तब रानी रत्नावली कहती है, फिर तो ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा बड़ा बुद्धिमान है। तब राजा कहते हैं, रानी, हत्यारा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, एक न एक दिन मैं उसे अवश्य खोज निकालूंगा। रानी रत्नावली कहती है, महाराज, मुझे आपसे यही आशा है। तभी महाराज गंधर्वसेन के कक्ष के द्वार पर एक सैनिक आता है और सूचना देते हुए कहता है, महाराज की जय हो। अभी अभी सेनापति दरवेश एक सूचना लेकर लौटे हैं कि कल रात्रि राजमहल की वाटिका के सरोवर के समीप एक युवती का मृत शरीर मिला है, जिसके हृदय को शरीर से किसी ने निकाल लिया है। इसलिए महाराज, सेनापति दरवेश ने शीघ्र ही आपको याद किया है। दोस्तों, महाराज सेनापति जी आपको राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर महाराज गंधर्वसेन कहते हैं, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। और उसके बाद राजा शीघ्रता से दरबार की ओर जाते हैं। वे दरबार पहुंचते हैं तो वहां सेनापति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज गंधर्वसेन को देखते ही सेनापति उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, आज एक और मृत शरीर प्राप्त हुआ है जो किसी युवती का है। सेनापति की यह बात सुनकर महाराज कहते हैं, तो हत्यारा कल रात्रि राजमहल के समीप था और मैं उसे वन में खोज रहा था। तब सेनापति कहता है, महाराज, आप अकेले उस हत्यारे को खोजने क्यों चले गए थे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? मैं भी आपके साथ चला जाता। तब महाराज कहते हैं, सेनापति जी, इतना समय नहीं था और मैं साधारण भेष में वहां गया था। अगर मैं आपको बताता और आप मेरे साथ चल पड़ते तो फिर महल की सुरक्षा का क्या होता? दोस्तों, हत्यारा बहुत बुद्धिमान था। तब राजा फैसला लेते हैं, हमें वन में नहीं बल्कि अपने राज्य में ही उसे खोजना चाहिए। सेनापति कहता है, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। फिर राजा कहते हैं, आज रात केवल मैं और आप राजमहल के आसपास मिलकर पहरा देंगे। राजा की बात सुनकर सेनापति कहते हैं,
जी महाराज, मैं तैयार हूं। इसके बाद दोनों के बीच हत्यारे को पकड़ने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और दोनों अपने अपने कक्षों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। रात हो चुकी थी। राजा और सेनापति दोनों अपना भेष बदलते हैं और राजमहल की सुरक्षा में लग जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि उन्हें नहीं दिखाई पड़ती। इधर आज मंजुलिका का मन बहुत ही दुखी था, इसलिए वह वृक्ष पर ही आराम कर रही थी। इधर रात भर राजा और सेनापति राजमहल के आसपास पहरा देते रहते हैं। दोस्तों, सुबह होने वाली थी। सूर्य की लालिमा अपना प्रकाश बिखेर चुकी थी और पंछी कलरव करने लगे थे। तब महाराज सेनापति से कहते हैं, चलो अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए। और उसके बाद दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। प्रातः काल से सायंकाल होने को आता है, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार नहीं मिलता है। राजा आश्चर्यचकित था कि शायद हत्यारे को योजना के विषय में तो मालूम नहीं हो गया था, जो उसने किसी की भी हत्या नहीं की। इसीलिए वह महल में रात भर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगते हैं। वह मन में सोचते हैं, मेरी योजना का पता सेनापति को ही मालूम था, और इस तरह उनके मन में संदेह घर कर लेता है। इसीलिए राजा ने सेनापति के पीछे गुप्तचर लगाने की सोची, और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ जाती है, उन्हें पता ही नहीं चला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।